नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल पर, जहां पर हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले जान लेते हैं भारत देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा। जी हां, देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 16,39,350 हो गई है। वहीं 37,425 मरीज स्वस्थ भी हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में इस बीमारी से 783 लोगों ने दम तोड़ दिया है। तो चलिए चलते हैं अगली बड़ी खबरों की तरफ। उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो आप अपना एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो पहली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हां, आपको बता दें, राज्यसभा सदस्य और समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह जी का शनिवार को 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार थे और सिंगापुर के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इसी अस्पताल से कुछ माह पहले उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन और उनके परिवार से माफी भी मांगी थी। और चलिए दूसरी बड़ी खबर की तरफ आपको लेकर चलते हैं। जी हां, आपको बता दें कि दूसरी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अंतिम वर्ष की परीक्षा को लेकर, देश में अंतिम वर्ष की परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से आंतरिक आदेश देने से इनकार किया और गृह मंत्रालय से 10 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कह दिया है। अब 10 अगस्त के लिए सुनवाई टाली गई है। 10 अगस्त को आखिरी सुनवाई होगी अंतिम वर्ष के छात्रों के ऊपर। और अगली सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अंबानी पर टूटा दुखों का पहाड़, नहीं चुका पाए इस बैंक का कर्ज, बैंक ने संपत्ति को किया जब्त। जी हां, बुरी तरह से कर्ज में फंसे रिलायंस ग्रुप के मालिक और मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी का बुरा वक्त है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अनिल अंबानी को एक के नाम पर एक झटके मिलते चले जा रहे हैं। दरअसल निजी क्षेत्र के यस बैंक ने लोन डिफॉल्ट को लेकर अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। बैंक ने 2,892 करोड़ रुपए का बकाया कर्ज नहीं चुकाने की वजह से अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप समूह को हेडक्वार्टर रिलायंस सेंटर जब्त कर दिया है। पूरी तरह से जब्त हुए इस हेडक्वार्टर की वजह से अंबानी ग्रुप चिंतित हो चुका है। और ये मुंबई के सांता क्रूज इलाके में स्थित 21,000 स्क्वायर फीट का मुख्यालय है। इसके अलावा बैंक ने दक्षिणी मुंबई में स्थित नागिन महल के 2 फ्लोर बैंक में अपने आप नियंत्रण में भी कर लिए हैं। ये दोनों फ्लैट 1717 फुट वर्ग और 4,936 वर्ग फुट के हैं। इस तरह यस बैंक के कब्जे में रिलायंस ग्रुप की 3 संपत्तियां आ चुकी हैं अब तक। और अगली खबर आपको बता दें, स्कूल कॉलेज खोले जाने को लेकर आई बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने लिया ये फैसला। अनलॉक 3 में गृह मंत्रालय के तीसरे फेज में कई एक्टिविटीज से रोक हटा ली है, लेकिन स्कूलों में अभी बंद रहने के ही फैसला लिया गया है। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि स्कूल कॉलेज खोले जाने को लेकर आई बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला। जी हां, अनलॉक 3 में गृह मंत्रालय ने तीसरे फेज में कई एक्टिविटीज से रोक हटा ली है, लेकिन स्कूल को अभी भी बंद रखने का फैसला लिया गया है। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स और शैक्षिक संस्थान पूरी तरह से 31 अगस्त तक बंद रखे जाएंगे। गृह मंत्रालय के मुताबिक यह फैसला अलग अलग राज्यों और संघ क्षेत्र राज्यों के लिए सलाह करके फैसला अलग से लिया भी जा सकता है। और अगली सबसे बड़ी खबर आप सभी के लिए निकलकर सामने आ रही है। जी हां, आपको बता दें, चीन पर बैन, भारत ने लिया ये बड़ा फैसला, अब लगाई इस पर भी रोक। आपको बता दें, भारत की मोदी सरकार चीन के खिलाफ लगातार बड़े फैसले ले रही है। इसी कड़ी में अब सरकार ने गुरुवार को चीन में कलर टीवी के आयात पर रोक लगा दी। आत्मनिर्भर भारत की ओर से सरकार का बड़ा कदम है, वहीं चीन के खिलाफ भी यह बड़ा कदम है। इस बारे में विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT ने अधिसूचना जारी कर ऐलान किया कि रंगीन टेलीविजन की आयात नीति को संशोधित किया गया है। इसकी आयात नीति को मुक्त से हटाकर प्रतिबंधित श्रेणी में लाया गया है। बता दें कि चीन भारत में रंगीन टीवी का सबसे बड़ा निर्यातक है। इसके बाद वियतनाम, मलेशिया, हांगकांग, कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और जर्मनी जैसे देशों का नाम भी आगे आता है। और इस समय गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले सोनू सूद की तरफ से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि सोनू सूद ने अपने जन्मदिन पर प्रवासी मजदूरों को दिया तोहफा। 3 लाख नौकरियों की पेशकश की। भारत में कई प्रवासी मजदूरों के मसीहा के रूप में जाने जाने वाले अभिनेता सोनू सूद ने गुरुवार को अपना 47वां जन्मदिन मनाया। अपने जन्मदिन पर अभिनेता ने अपने जॉब पोर्टल प्रवासी रोजगार पर प्रवासी मजदूरों के लिए 3 लाख नौकरियों की घोषणा की। उन्होंने लिखा, मेरे जन्मदिन के अवसर पर मेरे प्रवासी भाइयों के लिए http://प्रवासीरोजगार.com पर 3 लाख नौकरियों के लिए मेरा करार है। ये सभी अच्छे वेतन, PFSI और अन्य लाभ प्रदान करते हैं। कपिल शर्मा ने सोनू सूद को द कपिल शर्मा शो में अपने पहले मेहमान के रूप में आमंत्रित किया, क्योंकि लॉकडाउन के बाद शूटिंग शुरू हुई। शो पर कपिल ने सोनू से पूछा कि ऐप लॉन्च करने के लिए आपको किसने प्रोत्साहित किया।
इसी के साथ अभिनेता ने खुलासा किया कि प्रवासियों की यात्रा के लिए व्यवस्था करते समय वह अक्सर उनसे पूछताछ करते थे कि वे वापस आ रहे हैं या नहीं। इस सवाल के लिए सोनू ने एक तानकर उत्तर मिला कि प्रवासी तभी वापस लौटेंगे जब उन्हें नौकरी मिल जाएगी। अभिनेता की सोच और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने के कारण उन्होंने एक मंच पर काम करना शुरू कर दिया जिससे लोगों को रोजगार भी मिल सके। और अब जानिए आईपीएल 2020 की अपडेट। कौन है आईपीएल के 5 सबसे महंगे खिलाड़ी, किससे मिली कितनी रकम। आपको बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग 2020 आईपीएल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 19 सितंबर से आईपीएल यूएई के मैदान पर धूम मचाने वाली है। आईपीएल 2020 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने बड़ा दाव लगाते हुए ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस पर भारी बोली लगाते हुए अपनी टीम में शामिल कर लिया। 2 करोड़ बेस प्राइस वाले कमिंस पर केकेआर ने 15 करोड़ 50 लाख की बड़ी बोली लगाकर खरीदा है। इसी के साथ ही किंग्स 11 पंजाब ने ग्लेन मैक्सवेल को 10.75 करोड़ में, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने क्रिस मैरिस को 10 करोड़ में और मुंबई इंडियंस ने नाथन कोल्टर को 8 करोड़ में खरीदा है। इसी के साथ साथ बढ़ते हैं अपनी खबर की तरफ। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़िएगा। बड़ी खबर है कि जियो के सामने नहीं टिके एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया। जियो ने कराया इतने करोड़ का नुकसान। आपको बता दें रिलायंस इंडस्ट्री ने बीते साल के मुकाबले अप्रैल से जून तक के महीने में 182% का उछाल आया है। इसके अलावा रेवेन्यू में 33.76 का इजाफा हुआ है। इसी के साथ रिलायंस जियो को कुल 2520 करोड़ का मुनाफा भी हुआ है। जहाँ रिलायंस मुनाफे की ऊंचाइयों को छू रहा है, वहीं एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया जैसी कंपनियां घाटे में चल रही हैं। एयरटेल के बीते साल भी अप्रैल से जून तक के महीने में 2867 करोड़ का नुकसान हुआ था और मार्च तिमाही में भी कंपनी को 471 करोड़ का नुकसान हुआ था। वहीं कर्ज से गिरे वोडाफोन और आइडिया की हालात खराब ही चल रही है। लगातार यूजर्स से कम होने की वजह से कंपनी को नुकसान झेलना पड़ रहा है। देश के लोग दिन प्रतिदिन जियो की तरफ अपना झुकाव कर रहे हैं। इसे देखते हुए एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया कंपनी को जल्द ही कुछ नई प्लान्स की शुरुआत करने की जरूरत है। और अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है चीन से। आपको बता दें चीन के ही हथियार का अब हो रहा उसके खिलाफ इस्तेमाल। अपने ही जाल में बुरा फंसा है ड्रैगन। जी हाँ, चीन इस वक्त पूरी दुनिया में अलग अलग होता जा रहा है। दुनिया से कई बड़े देशों का ध्यान धीरे धीरे उसकी आर्थिक कमर तोड़ने की तरफ लगा हुआ है। भारत की बात करें तो चीन के ऐप पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ कई और व्यापारिक मुद्दों पर भी चीन को करारी मात दी गई है। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन ने उसकी बड़ी कंपनी हुआई पर प्रतिबंध लगाकर उसके दर्द को बढ़ाने का काम किया है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने इस कंपनी के कुछ कर्मचारियों पर भी पाबंदी लगा रखी है। इसके अलावा बीते दिनों चीन के 4 शीर्ष राजनेताओं को भी अमेरिका ने प्रतिबंधित कर दिया गया। कुल मिलाकर चीन के दर्द को बढ़ाने का काम पूरी की तेजी के साथ पूरी दुनिया में कई देशों से मिलकर चल रहा है। चीन की इस हालत पर जानकार मानते हैं कि ड्रैगन अपने ही बनाए जाल में खुद फंसता जा रहा है। चीन वक्त में सोचा था कि वह कोरोना के शुरू होने के साथ ही अन्य देशों के बाजार पर कब्जा कर लेगा, लेकिन उसका उल्टा प्रभाव देखने को मिल रहा है। जहां चीन को की सोच थी कि वह कोरोना के चलते दूसरे देशों के बाजार पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लेगा, वहीं उल्टा चीन के ही बाजार को नुकसान झेलना पड़ रहा है। और अगली सबसे बड़ी और अहम खबर आप सभी के लिए निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें अमेरिका ने भारत पर लगाया यह बड़ा आरोप। जानिए क्या है यह आरोप। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में भारत को वायु प्रदूषण के लिए कसूरवार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि चीन के साथ साथ भारत और रूस अपने वायु प्रदूषण पर ध्यान नहीं दे रखते हैं और उन्हें इस पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने देश की तारीफ करते हुए यह कहा कि वायु प्रदूषण के मामले में हम सबसे ज्यादा सरकार के और हम अपने वायु प्रदूषण का बहुत ध्यान रखते हैं। और अगली बड़ी खबर है कि सरकारी बंगला खाली करते समय प्रियंका गांधी ने दिखाई बड़ी चालाकी, कह दी ये बात। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने सरकारी बंगला खाली करते समय बड़ी ही चालाकी दिखाई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने नई दिल्ली के लोधी एस्टेट इलाके में स्थित अपना सरकारी बंगला गुरुवार को खाली कर दिया और उसकी चाबियां केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सौंप दी। वहीं बंगला खाली करते समय प्रियंका गांधी ने बड़ी चालाकी दिखाई और अधिकारियों को बंगले का पूरा मुआयना करवाया और कहा कि देख लो, मैं यहाँ से कुछ नहीं लेकर जा रही हूँ, जैसे मुझे मिला था वैसा ही छोड़कर जा रही हूँ। कांग्रेस ने एक बयान जारी कर कहा कि अधिकारियों ने बंगले का पूरा मुआयना किया और पाया कि यह अच्छी हालात में है। और आप सभी के लिए इस वक्त की सबसे अहम खबर है कि अयोध्या में बनेगी भगवान राम की इतनी ऊंची मूर्ति, भारत के नाम होगा विश्व रिकॉर्ड। इतने वर्षों के इंतजार के बाद बनाने और भगवान श्री राम की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा भी लगाने की तैयारी तेज कर दी गई है। अयोध्या जिले में लगने वाली भगवान श्री राम की यह प्रतिमा विश्व रिकॉर्ड बनाई जाएगी। यह प्रतिमा अभी तक की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। फिलहाल चीन में गौतम बुद्ध की प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई 208 मीटर है,
लेकिन अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति 251 मीटर ऊंची होगी। मूर्ति बनाने के साथ ही अयोध्या चीन से आगे निकल जाएगा और भारत के नाम एक और रिकॉर्ड जुड़ जाएगा। खास बात यह है कि यह प्रतिमा पूरी तरह से स्वदेशी होगी। खास बात तो यह है कि यह प्रतिमा पूरी तरह से स्वदेशी होगी, जिसका पूरा निर्माण उत्तर प्रदेश में ही किया जाएगा। तो सिलसिला बंद करते हैं अब खबरों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।